हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जो है इसके बारे में बात करते हैं, जो आज के खास खास न्यूज है उनके बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज हमारा, स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया भारत। भारत जो है स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात करने का समझौता इंडोनेशिया के साथ किया। ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करेगा भारत, इसका समझौता किसके साथ किया गया है? इंडोनेशिया देश के साथ किया गया है। अगला जो न्यूज है, नोवाक जोकोविच बने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी। तो नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रिसिल ने भारत की जीडीपी दर 2024-25 के लिए 6.8% का अनुमान लगाई है। 7%, 6.7% का अनुमान लगाया है क्रिसिल के द्वारा। ये क्रिसिल आपकी जो है क्रिसिल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने जो है भारत के जीडीपी दर का अनुमान कितना लगाया है 2024-25 वित्तीय ईयर के लिए, तो वित्त वर्ष के लिए, तो अनुमान लगाया है 6.7% होने का। अगला जो न्यूज है, अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग कंपनी बंद। जो अडानी पर रिपोर्ट पेश की थी जिसके कारण हमने कहा भूचाल आ गया था अडानी कंपनी के अंदर, वह जो है आपकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट कंपनी जो है बंद हो चुकी है। उसके बाद अगला न्यूज है, महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, भारत के श्री हरिकोटा में 3985 करोड़ लागत में तीसरा नया लॉन्च पैड बनेगा। तो हरिकोटा में, श्री हरिकोटा में तीसरा नया लॉन्च पैड बनने जा रहा है जहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु संस्थानों से बैन हटाया। तो अमेरिका के द्वारा भारत के 3 परमाणु संस्थानों से बैन हटा लिया गया है। नेक्स्ट है, सितांशु कोटक भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बन चुके हैं। तो सितांशु कोटक जो है भारतीय क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास का आयोजन लद्दाख के अंदर किया गया। तो उल्लास कार्यक्रम का आयोजन, जो उल्लास उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो लद्दाख के अंदर किया गया। नव साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, अगला हमारा, भारत ने किया हल्दी बोर्ड का गठन। भारत के द्वारा हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। एक हल्दी बोर्ड होगा आपका, तो भारत के द्वारा हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। चलिए देखते हैं संबंधित प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है आज हमारा, तो कौन सा प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास का आयोजन कहां में किया गया है, कहां पे किया गया है? तो ये जो आपका प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, इसका आयोजन कहां पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर? बताइए। आपका जो डेली का करंट अफेयर होता है, डेली करंट अफेयर को आप जो है फॉलो करिए और इसको पूरा देखिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, आपका जो करंट आता है परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे, अगर आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करते हो तो यहाँ से चीजें आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर होती है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन हमारा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास का आयोजन कहाँ में किया गया, कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम के अंदर, लद्दाख के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर? बताइए। तो इसका जो आयोजन किया गया है कहाँ किया गया है? लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, साक्षरता कार्यक्रम है और ये उल्लास उत्सव मनाया गया है, महोत्सव मनाया गया है कहाँ पे? लद्दाख में, साक्षरता कार्यक्रम के लिए। अगला है, जो और महत्वपूर्ण हमारे उत्सव या त्योहार होते हैं, बार बार मैं उसको रिपीट कराता रहता हूं, तो आइए उसको एक बार फिर देखते हैं। सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव आपका मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड में पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार आपका मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और बुमचू त्योहार, बुमचू त्योहार मनाया जाता है आपका सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर। और ट्यूलिप जो त्योहार है, ट्यूलिप त्योहार आपका मनाया जाता है कहां पे? ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और आपका लोहरी महोत्सव, लोहरी महोत्सव पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर। और आपका हेमिस महोत्सव, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद डोल उत्सव है, डोल उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप अगर क्लास को फॉलो करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जानी ही है ना।
याद ही हो जाएगा आपको, बार बार देखोगे, क्योंकि जब भी कोई उत्सव पूछा जाता है, नया उत्सव, तो उसके साथ मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ताकि आपको ये भी उत्सव सारे याद हो जाएं। हरेला पर्व है, हरेला पर्व आपका मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो अन्य उत्सव हैं आपके, मांडू महोत्सव, जल्लीकट्टू, बिहू पर्व, लोसर महोत्सव, हार्नबिल। तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश, जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। और आपका जो बिहू पर्व है असम के अंदर, बिहू पर्व असम के अंदर, लोसर महोत्सव सिक्किम में, लोसर लद्दाख में, ठीक है, लोसर जो है आपका लद्दाख के अंदर। और आपका हार्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर, नागालैंड में। और आपका बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, तेलंगाना में मनाया जाता है आपका बोनालू महोत्सव। और ओणम महोत्सव बच्चे मनाया जाता है आपका ये केरल के अंदर, केरल के अंदर। और हरेली पर्व जो है, हरेली जो त्योहार है आपका, ये छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़, ठीक है। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे उत्सव या पर्व आपको हमेशा याद रखना होता है, और बार बार मैं रिपीट कराता रहता हूं, तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, निजामाबाद में स्थापित पहले हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? निजामाबाद में हमने कहा अपना जो है नया हल्दी बोर्ड स्थापित किया गया है, एक नया हल्दी बोर्ड बनाया गया है। तो ये जो है इसकी स्थापना जो की गई है निजामाबाद में, कहाँ पे? निजामाबाद के अंदर। तो पूछा जाए जो हल्दी बोर्ड बनाया गया है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद में है, निजामाबाद में ही इसको स्थापित किया गया है। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने ये पूछा गया है। तो राजकुमार, रामकुमार रेड्डी, अनुप्रिया शर्मा, सुप्रिया पाठक, पल्ले गंगा रेड्डी। बताइए कौन बने हैं इसके? तो पल्ले गंगा रेड्डी जो है इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। जो पहला हल्दी बोर्ड हमारा बनाया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किस देश के साथ किया है? भारत ने जो ब्रह्मोस निर्माण करने का जो और निर्यात करने का जो समझौता किया है, किस देश के साथ किया, ये पूछा गया है। थाईलैंड के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ। तो आप जानते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये, और आपका जो रूस है और जो भारत है दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो मस्कवा नदी है और भारत की जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों के नाम को मिलाकर रखा गया ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस का निर्माण जो है भारत करता है, इस मिसाइल का निर्माण भारत करता है। अभी हाल ही में इसका निर्यात भारत ने कहाँ किया था? निर्यात किया था इसको, तो इसका निर्यात किया गया था फिलीपींस को, फिलीपींस को इसका निर्यात किया गया था। और अभी हाल ही में इसका निर्यात किसको किया गया है? इंडोनेशिया को किया गया है, ठीक है, इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया के साथ निर्यात करने का, ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किया गया है $450 मिलियन का, $450 मिलियन, ठीक है, डॉलर। तो $450 मिलियन का समझौता किया गया है इंडोनेशिया के साथ। किस देश के साथ? इंडोनेशिया के साथ। आप जानते हो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 390 किलोमीटर। तो इसकी मारक क्षमता कितना है ब्रह्मोस मिसाइल की? 390 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की। और रूस और भारत की तकनीकी पर आधारित है। रूस के मस्कवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो अभी जल्दी ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया था, और हाल ही में फैसला लिया गया है $450 मिलियन का समझौता किसके साथ किया गया है? इंडोनेशिया के साथ किया गया है, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। यह स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेसएक्स आप जानते हैं सक्सेसफुली जो है स्पेसएक्स को जो इसका लक्ष्य था डॉकिंग प्रक्रिया करना, डॉकिंग प्रक्रिया को स्थापित कर दिया गया है इस मिशन के द्वारा। तो आप जानते हैं इसरो का ये मिशन है, किसका है? इसरो का, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है
इसरो। आप जानते हैं इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। ये 1969 में बना हमारा इसरो। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है, कहाँ पे है मुख्यालय? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और 1969 में इसकी स्थापना हुई है। और हाल ही में जो ये आपके स्पेसएक्स मिशन है, स्पेसएक्स मिशन, ठीक है, तो इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका जो PSLV C60 PSLV C60 के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉकिंग करना। तो अभी दो स्पेस क्राफ्टों को स्पेस के अंदर जो है आपस में जोड़ देना डॉकिंग कहलाता है। तो डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ही जोड़ दिया गया है आपस में इस मिशन के द्वारा, स्पेसएक्स मिशन के द्वारा। तो ये एक बड़ी सफलता है इसरो के लिए, है ना। भारत के लिए भी हमने कहा एक गर्व की बात है, और बाकी जो है इसरो के लिए भी ये बड़ी सफलता है। दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ देना, है ना। यहाँ से कोई दो सैटेलाइट भेजी जा रही हैं और हमने कहा वो जो है उसको आपस में वहीं पर जोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, स्पेस के अंदर ही जोड़ देना। तो इस मिशन के द्वारा तो ये हमने कहा पूछा जाएगा, साल भर ये चर्चा में रहेगा, इसको जरूर याद रखिएगा। ये हमारा जो है काफी, ये जो अभियान चलाया गया था, ये अभियान काफी सक्सेसफुल रहा। जो स्पेसएक्स मिशन था, ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा। तो इसको हमेशा पूछा जाएगा। तो इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु के अंदर है। और स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो इसको लॉन्चिंग किया गया था, ये स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। तो श्रीहरिकोटा में और अभी 3 और लॉन्चिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो श्रीहरिकोटा से आप याद रखिए कहाँ से लॉन्च किया गया इसको, स्पेसएक्स मिशन को? श्रीहरिकोटा से। और किस रॉकेट से? PSLV C60 के द्वारा। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? ये वाला PSLV C60। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है? तो किस देश के द्वारा जो भारत के परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटा लिया गया है? तो ये कौन सा देश है जिसने प्रतिबंध को हटा लिया है? बताइए, किसने हटा लिया है प्रतिबंध को? ये पूछा गया है। तो आप देखोगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इसके अलावा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये हमने कहा जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, और इसके अलावा इंडियन रेयर अर्थ है। ठीक है, ये 3 जो परमाणु अनुसंधान केंद्र थे, इन पर प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, और अभी हाल में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। 3 संस्थान है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, और आपका जो है इंडियन रेयर अर्थ परमाणु अनुसंधान केंद्र। तीनों का प्रतिबंध हटाया गया किसके द्वारा? तो ये सही विकल्प होगा हमारा विकल्प बी, अमेरिका ने जो है प्रतिबंध को जो है हटा लिया है। ठीक है, इन परमाणु संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP विकास दर कितना अनुमान लगाया है? बताइएगा। तो जो क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, इसके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP रेट कितना रहने वाली है। तो कितना रहने वाली ये पूछा गया है, 6.9, 6.7, 6.8 और 6.6। तो इसने जो अनुमान लगाया है 6.7 होने का, कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी वह कितनी होगी?
तो 6.7% होगी। ठीक है, क्रिसिल इंटेलिजेंस एजेंसी है, याद रखिएगा, ये एजेंसी का नाम है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे जो वित्त ईयर, जो आपका वित्त वर्ष 2024-25 है, इसके लिए जो अन्य एजेंसियां हैं जिन्होंने अनुमान लगाया, जैसे आप क्रिसिल आपको बता दिया जो है 6.7% का अनुमान लगाया है। बाकी मूडीज के द्वारा 6.8% का अनुमान लगाया गया है, 6.8% का अनुमान लगाया गया है। बाकी सिटी ने जो है 6.8% का अनुमान इसने भी लगाया है, और SBI ने 8.0% का अनुमान लगाया है। बाकी जो है आप देखोगे एलारा कैपिटल के द्वारा 7% का अनुमान लगाया गया है, 7% का, और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 7.8% का अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगा 2024-25 के लिए कितना होगा। अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ये सारे अनुमान लगाए गए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको संक्षेप में देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो आपका डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया गया, सैन्य अभ्यास किया गया, कौन सा? डेविल स्ट्राइक। तो ये डेविल स्ट्राइक आपका दिल्ली में किया गया। ये अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास कहां पे किया गया? दिल्ली के अंदर। तो भारतीय वायुसेना और जो आपकी भारतीय थल सेना के द्वारा जो है ये अभ्यास किया गया। दोनों संयुक्त अभ्यास था, दोनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, भारतीय वायुसेना का और भारतीय थल सेना का। और ये अभ्यास कहाँ किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया, और इसका नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता मिशनों का विस्तार करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य गठबंधन का विस्तार करना, युद्ध में क्षमताओं को बढ़ाना और नई तकनीकी का परीक्षण करना। बताइए कौन सा है? ठीक है, तो जो सही विकल्प हमारा होगा कौन सा होगा? सी वाला, युद्ध में क्षमताओं का विस्तार करना या बढ़ाना। युद्ध में क्षमताओं का विस्तार करना या बढ़ाना, इसका उद्देश्य है आपका जो डेविल स्ट्राइक संयुक्त सैन्य अभ्यास वायुसेना और थल सेना के मध्य किया गया। ठीक है, अगला कुछ और सैन्य अभ्यास हमसे पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे मित्र शक्ति, तो ये जो आपका मित्र शक्ति किया जाता है, ये सैन्य अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। और धर्म गार्जियन जापान के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत का। और शक्ति जो है, शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है फ्रांस के साथ होता है। और जो सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास है, सिम्बैक्स आपका किया जाता है बाबू किसके साथ? ये किया जाता है सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के साथ। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ सैन्य अभ्यास, जैसे आप देखोगे वज्र प्रहार किया जाता है, ये किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ किया जाता है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। और गरुड़ जो है आपका, गरुड़ सैन्य अभ्यास किया जाता है इंडोनेशिया के साथ। और आपका संप्रीति किया जाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है आपका, ये किसके साथ किया जाता है? ये किया जाता है आपका चाइना के साथ, चीन के साथ। ठीक है, और सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, ये आपका किया जाता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो बार बार मैं इसको रिपीट कराता रहता हूं, तो आपको अंत तक तो याद ही हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप रोज देखोगे वीडियो और रोज पूरा क्लास देखोगे, तो अंत तक सारी चीजें जो है, जो विविध में आपसे पूछा जाता है, आपको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो वो चीजें आपकी जो यहाँ से कवर हो जाएंगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी। जो आपको लगता है अलग से 1 2 3 प्रश्न आ जाता है ना, आप सही कर नहीं पाते, तो जैसे मैं बार बार रिपीट कराता हूं, तो आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें यहाँ से याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये फ्यूचर मिनरल फोरम, इसकी जो बैठक शुरू हुई है, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 की जो बैठक शुरू हुई, कहाँ पे हुई है? साना के अंदर, दोहा के अंदर, रियाद के अंदर, दुबई के अंदर।
साना किसकी राजधानी है? आप जानते हैं यमन की राजधानी है ना। साना यमन की राजधानी है। और दोहा किसकी राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी है। कतर की राजधानी दोहा है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी है। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात की। बाकी ये जो फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो ये रियाद के अंदर इसका आयोजन किया गया है। सऊदी की राजधानी रियाद है। यहाँ पर ये फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन हुआ है, मतलब जो खनिज संसाधन होते हैं उनके क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए पेंशन की स्कीम के तहत 20,000 प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा इस योजना के तहत। पेंशन स्कीम है। और इस पेंशन स्कीम के तहत किस राज्य सरकार जो है अपने जो है वहां पर जो आपातकाल, आप जानते हैं 1977 में देखोगे 1977 में आपातकाल लगा था, आपातकाल, है ना। और किसके द्वारा लगाया गया था? तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा जो ये आपात लगाया गया था उस समय। तो जो उस समय के पीड़ित लोग थे जिनको जेल वगैरह में डाल दिया गया था, या उनके साथ जो भी हमने कहा दुर्व्यवहार किया गया था आपातकाल के दौरान, तो उनके लिए अब ये सरकार जो है पेंशन की व्यवस्था कर रही है। प्रति महीने जो है 20,000 रुपये इनको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो ये कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार है, ठीक है। ये पेंशन स्कीम जो है किस सरकार की? उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया ये पेंशन स्कीम 20,000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की गई है, जो पीड़ित हैं आपातकाल के दौरान, जब 1977 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, ठीक है। अगला है, अम्मा और वत्स योजना, ये कहाँ की योजना है? तो आप जानते हो ये योजना जो है अम्मा और वत्स योजना, तो ये है सिक्किम सरकार की योजना की बात आई थी, इसलिए योजना के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक विधायक एक पेंशन, तो ये कहाँ की है? तो पंजाब सरकार की योजना है, एक विधायक एक पेंशन। उसके बाद जीन बैंक परियोजना, तो जीन बैंक परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है जीन बैंक परियोजना। और काशी यात्रा योजना, काशी यात्रा योजना आपकी कहाँ की है बच्चे? तो ये काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की है, कर्नाटक की है। इसके अलावा अन्य योजनाएं हैं, जैसे आप देखोगे सीमा दर्शन योजना, सीमा दर्शन योजना जो है ये गुजरात सरकार की योजना है, गुजरात सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो चिराग योजना, चिराग योजना आपके हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार की है चिराग योजना। और नारी नमन योजना, नारी को नमन योजना, ये किस सरकार की योजना है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना ये योजना है आपके छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। और ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना है आपके हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा की योजना। उसके बाद आपका विनय समरस योजना, विनय समरस योजना है कर्नाटक राज्य की, आदिवासी बच्चों के लिए योजना चलाई गई वहां पर कर्नाटक सरकार की, ठीक है, विनय समरस योजना। इतनी सारी योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये उन राज्यों की प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बहुत प्रसिद्ध योजना है। और ये किस सरकार की योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना, तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे एक लाडला भाई योजना है, तो लाडला भाई योजना आपके महाराष्ट्र सरकार की योजना है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, और लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना राजस्थान की है, राजस्थान की योजना है। और कौशल्या मातृत्व योजना, ये कौशल्या मातृत्व योजना आपके छत्तीसगढ़ सरकार की है, छत्तीसगढ़ सरकार की, ठीक है। और एनम
एजुधूम योजना, एनम एजुधूम योजना ये तमिलनाडु सरकार की है, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है, ठीक है। एनम एजुधूम योजना। और महिला निधि ऋण योजना, महिला निधि ऋण योजना ये राजस्थान की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है महिला निधि ऋण योजना। और जीवला ऋण योजना, जीवला ऋण योजना जो है महाराष्ट्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र की योजना है, ठीक है। जीवला ऋण योजना, इतनी सारी योजनाएं जो है आप याद रखोगे, इन्हीं योजनाओं में से हमने कहा बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जाएगा। जब भी योजनाओं को शुरू किया जाता है और ये योजनाएं जब तक चालू रहती हैं तो इन योजनाओं के बारे में आप जानते हो, कोई सरकार 5 साल रहती है तो 5 साल रहेगी तो 5 साल योजनाओं के बारे में रिपीट करके पूछा जाता है। या हमने कहा उसके बाद ये योजनाएं जारी रखी जाती हैं तो भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये योजनाएं किस राज्य में चलती रहती हैं। बाकी जो नई योजनाएं आती हैं उसके बारे में तो मैं बताता ही रहता हूं, कुछ अपडेट होता है योजनाओं में, है ना। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, ये पूछा गया हमसे। लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो यहाँ जो है टेनिस की बात आई है तो याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है आपका, सबसे पहले जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन के बाद आपका विंबलडन होता है, विंबलडन, विंबलडन जो इंग्लैंड के अंदर होता है, विंबलडन होता है। और इसके बाद आपका यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 जो आपके ग्रैंड स्लैम जिनको कहा जाता है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 प्रमुख टेनिस प्रतियोगिताएं विश्व में होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है ना। सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं यही सारी होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और उसके बाद आपका यूएस ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, उसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। कभी कभी ऐसा आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन होता है, सबसे बाद में कौन सा होता है आपका, यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो अभी हाल में अभी देखोगे तो अभी चल रहा है आपका, क्योंकि जनवरी में ही होता हमेशा ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्तमान में चल रहा है और तीसरे दौर में नोवाक जोकोविच पहुंच भी चुके हैं, है ना, तीसरे दौर में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो जब 2025 वाला आएगा मैं अपडेट करा दूंगा, अभी तो चल रहा है, अभी हो रहा है, अभी देखिए कौन जीतता है इसको। तो 2024 का अगर आपसे पूछा जाए, 2024 का, 2024 का, 2024 का, तो 2024 में जो इसके विजेता हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता हैं तो कौन है ये पूछा गया है। तो इसके जो विजेता हैं आपके जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर, पुरुष एकल विजेता, हमेशा एकल विजेता ही पूछा जाता है। और महिला में जो है इसमें आप देखोगे तो महिला में इसकी जो विजेता है, महिला में जो विजेता है वो आपकी जो है आर्यन सबलेंका है। कौन है? आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की, बेलारूस की आर्यन सबलेंका जो है ये बेलारूस के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो 2024 के विजेता हैं जेनिक सिनर है पुरुषों में, और महिलाओं में जो विजेता है इसकी एकल विजेता वो आर्यन सबलेंका है, बेलारूस की है। बाकी जेनिक सिनर ये इटली के हैं, याद रखिएगा कहाँ के, इटली के, इटली के हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 जो हुआ है, तो फ्रेंच ओपन के जो विजेता हैं आप देखोगे तो कार्लोस अल्कराज हैं, कार्लोस अल्कराज, अल्कराज इसके विजेता हैं। और महिला में देखेंगे इसमें तो महिला में कौन विजेता है, महिला में तो ईगा स्विएटेक है, ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन के 2024 के जो विजेता है कार्लोस अल्कराज है, और उसके बाद महिला में जो विजेता है ईगा स्विएटेक है। तो कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के हैं खिलाड़ी, कहाँ के, स्पेन के हैं, याद रखिएगा कहाँ के हैं ये, स्पेन के हैं।
कार्लोस अल्कराज। और जो महिला खिलाड़ी ईगा स्विएटेक हैं, ईगा स्विएटेक आपकी पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की। नाम पूछा जाता है क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी होते हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने का मतलब कोई विश्व का बड़ा ही खिलाड़ी होगा जो ग्रैंड स्लैम जीतता है। तो इनके देश भी पूछ लिए जाते हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो पूछा जाता है। तो हमने ये कहा आपसे, फ्रेंच ओपन 2024 के जो विजेता हैं कार्लोस अल्कराज हैं जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। बाकी महिला जो विजेता हैं फ्रेंच ओपन की वो ईगा स्विएटेक हैं जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। उसके बाद विंबलडन है आपका, विंबलडन 2024, इसके जो विजेता हैं, इसके भी विजेता जो आपके कार्लोस अल्कराज हैं। कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और इसकी महिला विजेता जो हैं, महिला विजेता आप देखोगे इसके तो कौन है, तो वो है आपकी जो है बारबोरा क्राजिकोवा, बारबोरा क्राजिकोवा, ठीक है। तो बारबोरा क्राजिकोवा जो ये आपके महिला एकल विजेता हैं किस विंबलडन की, और इसके जो पुरुष एकल विजेता हैं वो कार्लोस अल्कराज हैं। और ये जो क्राजिकोवा हैं कहाँ की हैं, तो ये चेक रिपब्लिक की हैं, चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी कौन है? आपकी बारबोरा क्राजिकोवा। और जो यूएस ओपन हुआ है 2024 का, इसके जो विजेता हैं आप देखोगे तो इसके विजेता हैं जेनिक सीनर, और महिला विजेता है इसकी, महिला विजेता कौन है? तो महिला विजेता आपकी आर्यन सबलिंका है, ठीक है, आर्यन सबलिंका, ठीक है। आप इस तरह से याद रखिएगा, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके विजेता जेनिक सीनर जो सबसे पहले होता है और जो सबसे अंत में होता है, इसके भी विजेता कौन है? जेनिक सीनर है। जो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसके विजेता जेनिक सीनर, और जो सबसे अंत में होता है यूएस ओपन, इसके भी विजेता जेनिक सीनर। और आपका जो आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले होता है, इसकी महिला विजेता कौन है? आर्यन सबलिंका है। और जो अंत में होता है आपका यूएस ओपन होता है, इसकी भी विजेता कौन है आपकी? तो इसकी भी विजेता कौन है? वो आपकी आर्यन सबलिंका है। दोनों इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले ये होता है, इसमें ये भी यही विजेता है, और जो अंत में होता है इसमें यही विजेता है। महिलाओं में भी इसमें यही विजेता है, और महिलाओं में भी यहाँ पर भी यही विजेता है, ठीक है। तो बाकी इनके देश याद रखिएगा कौन किस देश का है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आर्यन सबलिंका बेलारूस की खिलाड़ी है, याद रखिएगा ये कहाँ की खिलाड़ी है? आर्यन सबलिंका बेलारूस की। तो सारे खिलाड़ी ये बड़े बड़े खिलाड़ी विश्व में, बार बार हमने कहा कई वर्षों तक ये चलते रहते हैं, है ना। जब भी आपकी परीक्षाएं जब तक आप दोगे तो यही नाम आपके आते रहेंगे। तो इनके देश का नाम जानिए, आर्यन सबलिंका बेलारूस की हैं। बाकी जो आपकी बारबोरा क्राजिकोवा है चेक रिपब्लिक की हैं, और आपकी जो ईगा स्विएटेक है पोलैंड की खिलाड़ी हैं। बाकी आपके जो जेनिक सीनर है इटली के हैं। आपके कार्लोस अल्कराज जो है ये कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। बाकी आप जानते हैं जिनके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपके बन गए हैं नोवाक जोकोविच। सही विकल्प आपका होगा बी, ठीक है। आपका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी होगा, नोवाक जोकोविच। ये 430 ग्रैंड स्लैम खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले 429 रोजर फेडरर के द्वारा खेला गया था। तो 430 मैच खेल चुके हैं ये ग्रैंड स्लैम के अंदर। कौन? नोवाक जोकोविच पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और फेडरर आपके स्पेन के हैं ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच कौन बनाए गए हैं? ये पूछा गया भारतीय क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच कौन बनाए गए हैं। आप जानते हैं मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है मुख्य कोच, लेकिन उसके लिए हमने कहा बैटिंग कोच किसको बनाया गया है, तो बैटिंग कोच जो बनाया गया ये सितांशु कोटक को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच बन गए हैं, ठीक है। मुख्य कोच आप जानते हो राहुल द्रविड़ ही है, ठीक। तो इतने सारे प्रश्न थे आज के करंट अफेयर में। इसी तरह का मैं रोज महत्वपूर्ण करंट अफेयर लाता हूं आपकी परीक्षाओं में आपकी सहायता करने के लिए।
तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे हमने कहा जितने भी करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आते हैं, सारे करंट अफेयर यहाँ से आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं, जो रोज की खास खास खबरें होती हैं, वो भी खबरें कौन सी, जो परीक्षाओं से जुड़ी हुई होती है ना। खबरें तो बहुत सारी होती हैं रोज, लेकिन जो आपकी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें होती हैं उनको मैं यहाँ खबरों के रूप में बताता हूँ। उसके बाद उसका जो है आपका एमसीक्यूज कराता हूँ, ताकि आपको चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।